अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सबसे पहले इस वक्त जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने सरकारी टीवी पर कौम से इज़हार ख्याल किया और उसमें दो चीज़ें जो काबिल ज़िक्र हैं। एक तो उन्होंने एक नया इंतखाबी इस्लाहात की बात की और अपोजिशन को दावत दी, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को इंट्रोड्यूस कराने की उन्होंने बात की और कहा कि नादरा से वो डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। साथ साथ उन्होंने सेनेट के इंतखाबात जो हैं वो शो ऑफ हैंड के ज़रिए कराने की बात की है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो फ़ौरन उस वक्त कही जा रही हैं जब अभी जीबी का इलेक्शन मुकम्मल हुआ है, जिस पर दो बड़ी जमातें जो वहाँ पर स्टेक होल्डर्स थीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी, उन्होंने धांधलीज़दा इस इलेक्शन को करार दिया, इस सारे मामले पर अदम एतमाद का इजहार किया और कहा कि ये जो सारा मामला है उसको वो तस्लीम नहीं करते। साथ साथ एक और अहम बात ये कि जो हुक्मरान जमात जो वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात आज़ाद उम्मीदवारान को साथ मिलाकर अपनी हुकूमत कायम करेगी, PMLN और पीपल्स पार्टी का ये मानना है कि इतनी धांधली के बावजूद उनसे ज़्यादा कलेक्टिव वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेने में कामयाब हुए हैं, जो कि एक बड़ा वाज़ेह तौर पर अदम एतमाद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर। एक बड़ी तवक्को की जा रही थी कि GB का जो इलेक्शन होगा वो बड़ी हद तक शफाफ होगा और इसके लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी खुद भी पुरुमीद थे और उनका ये मानना था और इनफैक्ट इलेक्शन पोलिंग के वक्त तक भी कोई ऐसी शिकायत सामने नहीं आई। लेकिन उसके बाद जब नताइज का मामला सामने आया तो फिर सबसे पहले हमने देखा कि बिलावल साहब ने रिस्पॉन्ड किया और बड़ा एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड किया। फिर साथ साथ वो एहतजाज में भी शरीक हुए, जज्बात की भी बात की, जज्बात का भी नारा लगाया। फिर मरियम साहिबा की बात हुई, फिर दोनों का टेलीफोनिक रब्ता हुआ और बड़ा वाज़ेह तौर पर इस वक्त एक अदम एतमाद है और कहा गया है कि सही मैंडेट GB में नहीं मिला। 2018 का इलेक्शन हो या 20 का हो, सवालिया निशान हर इलेक्शन छोड़ जाता है और यही सूरत हाल यहाँ पर भी हुई है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि मुल्क में जो कोविड के केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि वो अपने तमाम तर जलसे मनसूख करेगी, लेकिन साथ साथ जो अपोजिशन है वो अपने जलसे जारी रखना चाहते हैं। अब यहाँ तक बात के जो एक कमेटी जिसने आज मुशावरत की जो PDM के हवाले से है, उसमें शटर डाउन की बात या इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की बात, इन तमाम चीज़ों पर भी गौर किया जा रहा है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि कोविड की सेकंड वेव है पाकिस्तान में, हुकूमत मुख्तलिफ ऐलानात कर रही है, जबकि अपोजिशन और बिलखुसूस PDM का प्लेटफॉर्म मज़ीद चार्ज नज़र आ रहा है हमें और वो इस GB के इलेक्शन के बाद अब ज़्यादा गिले शिकवे माजी की निस्बत रखते हैं। मैं चाहूँगा इस सारी सूरत हाल पर हम प्रोग्राम में तफसील से बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। और नज़ीर लगारी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। नासिर बेग साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। सर, सबसे पहले तो ज़रा रोशनी डाल दें और अपनी राय का इजहार कर दें जो आज वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लाने का ऐलान किया है। फ्रीक्वेंटली वो मीडिया पर अपीयर होते हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली वो कौम से इजहार ख्याल भी करते हैं। आज का ये इजहार जो ख्याल उनका करना था, जिसमें वो ओवरसीज़ की भी बात कर रहे हैं, बाकी चीज़ों की भी बात कर रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं आप? ये इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? राइट आफ्टर GB इलेक्शन वो ये बात कर रहे हैं, इससे पहले उन्होंने इस तरह की बात नहीं की। कोई सिस्टम मुतारिफ कराना था तो वो GB के इलेक्शंस में भी उसको प्रैक्टिस किया जा सकता था जनरल इलेक्शंस पे ले जाने से पहले। इसका मकसद और इसकी टाइमिंग और इसकी ज़रूरत कितनी आप अहम देख रहे हैं? असल बात ये है कि ये जो इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स हैं, ये मामला तो 2016-2017 से चल रहा है। रियाज सादिक की कौमी असम्बली जो थी उसमें एक रिपोर्ट भी पेश की गई थी और बात भी की गई थी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वोट का मसला भी आया था, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स का मसला भी आया था। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स का मसला बड़ा सेंसिटिव है और वो इस तरह है कि अगर आपका डिजिटल सिस्टम बैठ जाता है तो आप क्या करेंगे? ये सवाल बहुत डिबेट हो रहा है इंडिया में, जहाँ ये सिस्टम बड़ी हद तक काम कर रहा है शहरों में और ऐसे जगहों पर जहाँ पर डिजिटल सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनका बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। अब तो उनका पूरा बैंक अकाउंट और तमाम ATM वगैरह कैश ज़्यादा वो आपको रखने नहीं देते और ATM से पैसे निकालें आप, वहाँ सिस्टम ये भी हो गया है कि पेपर करेंसी आपके पास बहुत कम से कम होती है जी। तो अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं इनको इलेक्ट्रिक रिफॉर्म्स कह ही नहीं सकता। शो ऑफ हैंड को आप कह लें बोल सही है, मैं कहता हूँ शो ऑफ हैंड प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब में भी होना चाहिए। शो ऑफ हैंड हर जगह होना चाहिए। ख़त्म कर दें खुफिया रायशुमारी को, जो ट्रेडिशंस हैं पार्लियामेंट की,
ब्रिटिश पार्लियामेंट की भी है और जो मदर ऑफ पार्लियामेंट है इंडिया के पार्लियामेंट की भी है। जब अगर शो ऑफ हैंड एक जगह ख़त्म करना है आपको तो फिर हर जगह ख़त्म करें। स्पीकर का इंतखाब हो, प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब हो, हर जगह आदमी खड़ा होकर अपना हाँ कर दे। और अगर इख्तलाफ हो तो डिवीज़न करवा लें, उस पर बात सामने आ जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक मशीन बहुत अच्छा है, बहुत महंगा सौदा है। किस तरह करेंगे, क्या करेंगे, अभी तक कोई नहीं, ख्वाहिशात हैं, ख्वाहिशात का इज़हार है। मैं समझता ये हूँ कि ये इलेक्ट्रॉनिक टेक्निकल रिफॉर्म्स हैं। आपको इलेक्ट्रिक रिफॉर्म्स पे जाना चाहिए, इंतखाबी इस्लाहत पे आपको जाना चाहिए। इंतखाबी इस्लाहत क्या हैं? एवरी वोट मस्ट काउंट। अगर एक हल्के से 1 लाख वोट लेने वाला जीत रहा है और 90,000 वाला हार रहा है और दूसरे हल्के से 40,000 वाला जीत रहा है, तो ये तो ज़्यादती हो गई ना। तो आप इधर आए, इस तरफ तवज्जो दें, लिस्ट सिस्टम की तरफ आए, मुतनासिब नुमाइंदगी की तरफ आए कि जहाँ ये तो मैं वापस अपने ज़रा सवाल की जानिब आना चाहूँगा। इस वक्त जो बुनियादी मेरा सवाल था, जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इज़हार ख्याल या कौम से खिताब सरकारी टीवी के ज़रिए कर रहे हैं राइट आफ्टर GB इलेक्शन, इसकी टाइमिंग को आप कैसे देखते हैं और इसको इस वक्त क्यों ये तमाम तर चीज़ों का इज़हार ख्याल कर रहे हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। देखिए, मार्च में आ रहे हैं इंतखाबात सेनेट के, और उसके लिए उनको एक शो ऑफ हैंड चाहिए ताकि लोग जो है भाग ना जाएं। वो है वो, अदरवाइज टाइमिंग वाइमिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इनके यहाँ टाइमिंग इंपॉर्टेंट भी नहीं होते। इनके यहाँ तो गंदम की एक्सपोर्ट का टाइम इंपॉर्टेंट नहीं होता कि जब गंदम कम है आपके यहाँ और आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, चीनी को आप सब्सिडी दे रहे हो, चीनी है नहीं आपके पास, तो अब ज़ाहिर है अब आप बाहर से मंगा रहे हो, तो टाइमिंग तो उनके कुछ भी नहीं है। तो 1800 का आपने अपने किसान से लिया, 2400 का आप रूसी किसान से ले रहे हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये मतलब टाइमिंग इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि सेनेट का इलेक्शन मार्च में है और अब तमाम तर नजरें उसकी जानिब में। मैं ब्रिगेड साहब की जानिब बढ़ूंगा। ब्रिगेड साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो एक अहम चीज़ है, हम बात तो करते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, इंतखाबी इस्लाहात हम ज़रूर कर लें। जो इदारा हमारे पास मौजूद है, दैट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसने अमली तौर पर तमाम तर चीज़ें करनी हैं, जो भी इस्लाहात आप कर लें, कोई ज़ोर नहीं देता कि इसको मजबूत किया जाए, इसको इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए कि ये बेहतर अंदाज में काम करे। हम इलेक्शन कमीशन की स्ट्रेंथन करने की बात कोई नहीं करता और एक कमज़ोर इदारा है वो, उस पर सवाल उठते हैं। ये क्यों है सर? देखें, ये इस वजह से है कि सबको सूट करता है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, सारे कैंडिडेट्स को, कि इसमें अभाम रहे और जो चोर रास्ते से क्रिमिनल लोग, गलत लोग, करैक्टर जो जिनके आप कभी भी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं हो सकती, वो सब इसमें आ सकें। अगर हमने पार्लियामेंट सिस्टम को चलाना है, जो भी एक डिबेट चल रही है कि प्रेसिडेंशियल होगा, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, अगर पार्लियामेंट सिस्टम चलाना है इवन प्रेसिडेंट के लिए भी, आपको हर हालत में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करनी चाहिए। और ये पीटी गवर्नमेंट को तो ये कहते थे, हमेशा से बात करते थे, एतराज करते थे, क्यों नहीं कर रहे? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को फेडरल गवर्नमेंट शुड राइट अ लेटर कि आप इलेक्टोरल रिफॉर्म का ड्राफ्ट बनाएं एंड देन इट शुड बी पुट, पहले आपकी कमेटी में चला जाए, उसके बाद ये पार्लियामेंट में पेश हो। लेकिन वो बनाने के लिए उसमें कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उनका कैरेक्टर होना चाहिए, जो भी चीजें हम समझते हैं एक अच्छा कंपोज्ड गुड कैरेक्टर वाला कैंडिडेट हो, वो उसमें जरूर डालनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है, अभी हमारे सिस्टम में आप जितना मर्जी पैसा लगा लें, जितने करप्ट हों, जितने नाअहल हों, जितने आपने गलत काम किए हों, आप अनपढ़ हों, जो मर्जी हो, आप इलेक्शन जीतें, व्हाट विल यू कंट्रीब्यूट? लेजिस्लेशन का, लेजिस्लेटर का बड़ा काम होता है लेजिस्लेशन करना। हम आते हैं सिर्फ यहाँ पर कि बैठ के प्रिविलेज एंजॉय करें, या मिनिस्ट्री ले या अपने काम निकलवाएं और अगले साल के जो खर्च किए पूरा करें, उससे डबल पूरा करके इलेक्शन की तैयारी करें। ये वजह जिस वजह से कोई भी नहीं करना चाहता। आई थिंक ये पीडी गवर्नमेंट की एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दे शुड गो नॉट ओनली इलेक्टोरल रिफॉर्म, उसमें ये कहें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिलेक्शन कैसे होगी, वाई ऑपोजिशन और गवर्नमेंट मिल के इसको सिलेक्ट करें, वाई नॉट के जुडिशियल कमीशन इनका बने, वहां पर वो 4-5 जो कैंडिडेट उनमें नाम आए उनको प्रॉपर तरीके से उनको फिल्टर किया जाए और विदाउट एनी इंफ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट और अपोजिशन को सिलेक्ट करें, ताकि वो एक अनफेयर, बिल्कुल फेयर हो
एनी प्रेशर के जी मुझे हुकूमत ने लिया है या ऑपोजिशन लिया है या मैंने किसी की बात मानी है, ही शुड बी इंडिपेंडेंट। और वो जरूरी नहीं कि हाई कोर्ट का जज ही हो, ही कैन बी एनी ग्रेड 22 ब्यूरोक्रेट। और तो ये शफाफियत ब्रिगेड साहब बुनियादी तौर पर बहुत ज़रूरी है, जो आनी चाहिए। और आपने बड़ा दुरुस्त फरमाया कि शायद सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ये चाहती नहीं हैं, क्योंकि अगर कोई विल होगी तो रास्ता निकल आएगा, लेकिन सबको सूट करता है वन वे और अनदर कहीं ना कहीं एक कमज़ोर इलेक्शन कमीशन। मैं एक ब्रेक की जाने पड़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर नज़ीर लगारी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, साथ रहिए। जी वेलकम बैक। ब्रिगेड साहब, आपसे जानना चाहूँगा सर, इस वक्त अब आप समझते हैं कि ये जो एक नया एक जवाज़ है और जिस तरह से ये राब्ते ख़ास तौर पर जो दो बड़ी जमातें हैं PMLN और पीपल्स पार्टी, और बिलावल साहब और मरियम साहिबा की मुलाकात होती है GB में भी इलेक्शन कैंपेन में, टेलीफोनिक राब्ते भी होते हैं, गो के स्टांस थोड़ा मुख्तलिफ है या उसमें हार्शनेस कहीं कम कहीं ज़्यादा, लेकिन एक साथ हैं और अब तक साथ चल रहे हैं, और ये नई क़यादत है जो इस तरह से एक दूसरे के साथ है। अब ख़बरें ये भी हैं कि इस बात पर भी इत्तफाक हो रहा है कि तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे सूबों की सतह पर, और जो एक्सट्रीम को ऑप्शन है असेंबलियों से इस्तीफ़े देने का, दैट स्टैंड्स देयर टू। किस तरह देख रहे हैं आप PDM की ख़ास तौर पर इन 2-3 बड़ी जमातों की सियासत को और इनके टफ़ टाइम देने को आगे बढ़ते हुए, और किस तरह मुमकिन होगा हुकूमत के लिए काउंटर कर पाना? देखिए अरसलान, बात यह है कि एक तो PDM को मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते नहीं देख रहा। वजह यह है कि जो बयानिया है नवाज शरीफ का और मरियम नवाज का, वो PDM की तमाम जमातों को उसका बोझ उठाना बहुत मुश्किल हो रहा है, और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी को। इसलिए कि पीपल्स पार्टी देखिए इट वेल टक्ड इन सिंध, बहुत अच्छे वो अपनी हुकूमत चला रहे हैं, और चाहे किसी का कोई भी एतराज़ हो, दे आर रनिंग द गवर्नमेंट। गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने 3 सीटें ली, भी इफेक्टिंग लोग कह रहे थे कि 5-6 लेंगे, मे भी वो इंडिपेंडेंट की वजह से प्रॉब्लम हो गई हैं। बट पीपल्स पार्टी ने, आप चाहे कराची में जो इंसिडेंट हुआ जिसमें कैप्टन सफदरवाला था, तो उस पर भी उन्होंने जो आर्मी का एक्शन था उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया, तारीफ की कि जी चीफ ऑफिसर ने डिसीजन ले लिया, लेकिन PMLN ने वो भी रिजेक्ट कर दिया। तो उनका बयानिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बड़ा ख़तरनाक है, और ये मुल्क की बका के लिए नुकसानदेह है। इसलिए कोई भी और जो पार्टीज होंगी उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा, या तो PMLN इस बयानी को चेंज करे और ये मुश्किल हो जाएगा। सेकंड ये कि अब जिस वक्त कोविड के हालात हो रहे हैं, क्या पाकिस्तान की अहमियत, पाकिस्तान अहम है, पाकिस्तान की आवाम की सेहत अहम है, या आपके जलसे जुलूस निकालना और उसमें बहुत लोगों को COVID-19 करवा लेना बेहतर है? ये अगर हम 2-3 महीने के लिए इसको बैकग्राउंड में चलेंगे, नथिंग विल हैपन। बट एटलीस्ट ये फरवरी तक का पीरियड जो है, जो पीक पीरियड है इसका, उसको कहीं तो आवाम की बका के लिए, आपको पता नहीं सिंध में चीफ मिनिस्टर और पॉलिटिशियन जितने भी यहाँ पीपल पार्टी के जलते हुए थे, उसके बाद बहुत लोग बीमार पड़े हैं। लाइक इट इज हैपनिंग ऑल ओवर, और कराची के हॉस्पिटल दोबारा फुल हो गए हैं। सिचुएशन इज वेरी डेंजरस, और इस दफा जो हो भी रहा है विंटर्स में वो बड़ा खतरनाक, और बड़े बड़े अच्छे हमारे दोस्त जो हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, दे हैव डाइड एंड सम पीपल आर स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर देयर लाइफ। इसलिए इसको लाइटली नहीं देना चाहिए। आपके सामने ये रिजल्ट आ रहे हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री क्या कह रही है, फिर इसलिए इसको अभी 2-3 महीने के लिए अगर हम डिले कर दें, देन यू हैव लॉट ऑफ टाइम अगेन। कौन सी जंग लग रही है इस वक्त आपके सामने? इकोनॉमी में रिवाइव नहीं, लेकिन ब्रिगेड साहब जो बात अभी नासिर बेग साहब ने कही कि वो एक तासुर ये है कि ये उनको रोकने के लिए एक जनरल एक इम्प्रेशन ये है, और एक तरीके जो एक जब मोमेंटम पकड़ती हैं, चाहे वो जिस तरह भी है, अगर उसमें एक ब्रेक आ जाता है या आप कह लीजिए घरों में वापस चले जाते हैं, तो फिर वो तो ये समझेंगे 3 महीने बाद दोबारा से उनको इसको पुश स्टार्ट करना, और इतनी आसानी से मोमेंटम नहीं गेन हो। अरसलान, बात ये है कि आप हमें समझना चाहिए इसको, ये कि जी ये डिलेइंग टैक्टिक्स है, या इसको ओवरऑल देखेंगे मुल्क के लिए, आवाम के लिए क्या बेहतरी है। क्या खुदा न खास्ता जो पहले फरवरी मार्च वाले हालात थे वो हम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं?
इवन इफ अगर 50% चांस भी और 50% उनका इरादा भी यही है हुकूमत का शायद इस मैंडेट टू, इवन देन ये हमें सोचना चाहिए अपने आवाम के लिए, बड़े उनके लोगों के ब्रेड अर्निंग मेंबर्स हैं फैमिली के, खुदा ना खास्ता वो चले गए, उन फैमिलीज का क्या होगा? हमें ये भी तो सोचना चाहिए। मुल्क की वसी तर मफादात में कुछ चीज़ों को हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी और अवाम की सेहत, उनकी ज़िंदगी और उनकी मुआशी हालात, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आपने दुरुस्त फरमाया सर। मैं ज़रा अब आगे बढ़ते हुए लगारी साहब की भी राय यहाँ पर ले लूँ। लगारी साहब, आप कैसे देखते हैं इस सारे मामले को आगे बढ़ते हुए? किस हद तक मजबूत है PDM इस वक्त, और फिर ये कोविड-19 की सेकंड वेव की सिचुएशन, जलसे करना, मार्च करना, रैलियाँ करना, इस्लामाबाद की तरफ आना, और फिर ये GB का इलेक्शन, ये कितना एक मोटिवेटिंग फैक्टर होगा उनके लिए कि जी धांधली हुई और दोबारा से ज़्यादती हुई कि वो सड़कों पर आएँ और इस हुकूमत को किसी ना किसी तरह टफ टाइम दें? मेरे ख्याल है आगाज़ यहाँ से हो चुका है। गिलगित बल्तिस्तान में आपने देखा है कि किस तरह से एक वायलेंट किस्म का रिस्पांस हुआ है लोगों की तरफ से। अच्छा, बाज़ सीटें ऐसी थीं जिनके ऊपर इन्हें कोई बहुत ज़्यादा एडवेंचर करने की ज़रूरत नहीं थी। यानी ये जो गिलगित 2 का इलेक्शन है, जिस तरह इसको मुतनाज़ बनाया गया और 2 वोटों की अक्सरियत लेकर जो है कामयाबी हासिल की गई है, वो उनके लिए ख़ुद एक बड़ा मसला बन गई है। ये वहाँ की सारी सूरत हाल, ग्राउंड की सूरत हाल से मैं बहुत क्लोज़ वाच करता रहा हूँ, देखता रहा हूँ और मालूम करता रहा हूँ कि क्या पोजीशन चल रही थी। तो ये और कई और हल्के भी हैं जहाँ इस तरह की चीज़ें की गई हैं। अगर ये ना की जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। नताइज तो ये है कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी किसी के पास भी नहीं है और PTI ने भी किसी को साथ मिलाना, ज़ाहिर है आज़ाद मेंबरान जो होंगे वो उनके पास जाएंगे। लेकिन एक आगाज़ हो चुका है, एक तशद्दुद का आगाज़ हो चुका है। सड़कें जो हैं वहाँ पर टायर जल रहे हैं, वहाँ पर रुकावटें हैं। ये गिलगित बल्तिस्तान की सरज़मीन पहली दफ़ा इस तरह का रिएक्शन दे रही है। इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान को एक पॉलिटिकल एजेंट जो है वो हाँका करता था, DC लेवल का पूरे के पूरे मालिक होता था, पूरे के पूरे गिलगित बल्तिस्तान के, गिलगित का भी और बल्तिस्तान का भी, और वो स्कर्दू का पर भी राज करता था, गिलगित के पर भी राज करता था, हुंजा पर भी करता था, अस्तोर पर भी करता था, गज़र पर भी करता था, घांचे पर भी करता था, हर जगह पर वो राज करता था। और एक ही आदमी जाकर, लेकिन किसी को सर उठाने की जरूरत नहीं होती थी। अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है और लोग जो हैं एक उनके अंदर एक तशद्दुद का जो उनसर है वो शामिल हो गया है, वायलेशन, पॉलिटिकल वायलेशन का उनसर शामिल हो गया है। ये उस तरह का टेररिज्म नहीं है, एक पॉलिटिकल वायलेशन है जिसका आगाज़ हुआ है। और बहुत पहले पाकिस्तान की तारीख में पॉलिटिकल वायलेशन होते रहे हैं। जब अमेरिका के ख़िलाफ़ 60s में मुजाहरे होते थे, जब मज़दूर निकलते तो इस तरह के वायलेशन होते थे और जिसके नतीजे में तब्दीलियों का एक दौर शुरू हुआ था। अब मेरा ख्याल है कि उसी तरह की 60s की तरह की तब्दीलियों का एक दौर जो है वो आगे बढ़ने वाला है। लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है, नाराज़गी है और लोगों के अंदर अफलास है, नादारी है, बीमारी है, उनकी रसाई नहीं है वसाइल तक, उनको हुकूमत के मामलात में शामिल नहीं किया जाता, उनको उनसे पूछा तक नहीं जाता है कि उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। ना पाकिस्तान के देहात में, ना शहरी इलाकों में, शहरों में लोग पुरसाने हाल नहीं हैं। हुक्मरान अशराफिया मज़े कर रही है, ऐश कर रही है और लोग जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को उनको बेअसर हो गई हैं या कर दी गई हैं और उनके साथ कोई, और मेरे ख़्याल में एक बड़ा क्राइसिस पाकिस्तान का रखा हुआ है जो हमने आगे जाकर देखना है और लोग जो हैं नया रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। और ये जो अगर जी लगारी साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का। मुख्तलिफ आरा हैं, एक तरफ यकीनन जो अवाम हैं, जो चाहे GB के हों या अदरवाइज़ हों, वो उनके बड़े मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं, उनसे वो नबर्द आज़मा हैं। कोविड का एक सेकंड वेव का एक इशू होना और फिर साथ साथ अपोजिशन का कहना कि SOPs के साथ भी वो जलसे और तमाम तर चीज़ें जारी रखेंगे। जिस तरह से एक तवक्को की जा रही थी कि GB का इलेक्शन इस बात का तयन करेगा कि मामलात अब किस सिमत में जाने हैं, तो अब ये बड़ा वाज़े हो रहा है। बिलावल साहब का एग्रेशन, मरियम साहिबा पहले ही बहुत गम गुस्सा रखती हैं जो कुछ उनके साथ हुआ,
अब आवाम किस हद तक सपोर्ट करेंगे और किस हद तक ये टफ टाइम दे पाएंगे, ओनली टाइम विल टेल। आज के प्रोग्राम से इतने। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जी वेलकम बैक। नज़ीर लगारी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, इस वक्त अगर हम 2014 में चले जाएं, जो 2013 के इंतखाबात के बाद 2014 का धरना था और फिर पार्लियामान में इंतखाबी इस्लाहात की बात होना, क्या कोई भी जमात, जिस तरह से अभी ब्रिगेड साहब ने फरमाया, हमें संजीदा नज़र आई, कोई इस्लाहात हमने देखी हो गई? आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कौम से खिताब में ये बात फरमा रहे हैं कि वो ऐसा सिस्टम चाहते हैं कि जो हारने वाला है वो अपनी शिकस्त तस्लीम करे, यानी कि इतना शफाफ सिस्टम हो, और वो आज अपोजिशन को दावत दे रहे हैं। क्या अमली तौर पर कोई भी जमात चाहती है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनकी गवर्नमेंट है, या ये 2014 में क्या तब चाहते थे कि ऐसी इंतखाबी इस्लाहात हो जाए कि एक शफाफ तरीके से सारा मामला आगे चले, क्योंकि तब भी हमें कोई ख़ास डेवलपमेंट और मामला नज़र नहीं आया? क्या आज ये जो नीयत है ये किस हद तक बेहतर है और इसमें कितनी संजीदगी नज़र आ रही है आपको? देखिए, इंटेंशन के बारे में तो कोई नहीं जानता। जहाँ तक तजवीज़ का ताल्लुक़ है, ये तजवीज़ माकूल भी है और काबिल फ़हम भी है, लेकिन पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक इलेक्शन मैनूवरिंग, इलेक्शन रिगिंग, इलेक्शन चोरी करने, इलेक्शन को मैनिपुलेट करने, इलेक्शन को तब्दील करने, इलेक्शन को रिग करने के लिए जितने लवाजमात किए गए, जितने तरीक़ाकार अख्तियार किए गए, जितनी मेहनत की गई, जितनी कारगुजारी दिखाई गई ताकि सही मैंडेट लोगों का जो है वो रिफ़्लेक्ट ना करे, तो क्या जिन लोगों ने, जिन अफराद ने, जिन ग्रोहों ने, जिन कुव्वतों ने ये काम किया था, क्या वो आपको आसानी से ये मौका फराहम करेंगे कि आवाम की राय रिफ़्लेक्ट हो? मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह का कोई काम होने लगा है, क्योंकि 70 के इलेक्शन को सब ने फेयर कहा था, फ्री कहा था, इम्पार्शल कहा था, लेकिन उसके बाद जो इंतखाबात हुए, उन तमाम इंतखाबात में कहीं ना कहीं किसी न किसी सतह पर कोई ना कोई घपला होता रहा है। और इलेक्शन कराने वालों का इंटेंशन था या नहीं था, लेकिन जिन लोगों ने, जिन कुव्वत ने ये करना था कि इलेक्शन मैनिपुलेट हो जाए, उन्होंने कोई मुख्तलिफ ज़राए अख्तियार किए, मुख्तलिफ तरीके अख्तियार किए। यानी एक यूनियन कौंसिल का एक कोई 30 साल 35 साल पहले का उम्मीदवार मुझे बजाते खुद बता रहा है कि मुझे 6 पोलिंग स्टेशन ऐसे बता दिए गए थे कि ये सिर्फ तुम्हारे पास हैं और ये रिकॉर्ड में नहीं है, यहाँ तुम जो चाहो भर दो, फिर तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा। तो महबूब नज़र लोगों के लिए इस तरह के घोस्ट पोलिंग स्टेशन भी बना लिए जाते हैं, पोलिंग बूथ भी बना लिए जाते हैं, तरीक़ाकार अख्तियार कर लिया जाता है, इलेक्शन को मैनिपुलेट कर लिया जाता है और नतायज भी इस तरह के तैयार कर लिए जाते हैं। ये पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत की मंजिल बहुत दूर है और इसके लिए आवाम को बड़ी जद्दोजहद। फिर एक और बात देखें, अभी जो अमरीकी इलेक्शन हुए हैं उसके बाद तो बहुत सी सूरत और पेचीदा हो गई है। अगर वहाँ पर इलेक्शन में इस तरह के मामलात हो सकते हैं और अगर वहाँ धांधली के इल्ज़ामात लग सकते हैं, रिगिंग के और मैनिपुलेशन के इल्ज़ामात लग सकते हैं, या प्री पोल रिगिंग के इल्ज़ामात लग सकते हैं, तो फिर तो हम बेचारे कमज़ोर नहीं, घुटने घुटने चलती जमहूरियत हैं। हमारे पास तो कोई ऐसा मैकेनिज़्म ही नहीं है कि हम लोगों की राय को बेहतर तौर पर रिफ्लेक्ट कर सकें। यहाँ पर तो जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ जो है वो 90% से ज़्यादा वो वोट ले लेते हैं। वोट डालने के लिए जाना भी किसी का ज़रूर नहीं है, पोलिंग स्टेशन वीरान पड़े हैं। हबीब जालिब लिखता फिरे कि ये सड़कें वीरान हु का आलम था, ये जिन था या रेफरेंडम था। वो जिन ने ऐसा रेफरेंडम किया कि जनाब मालूम हुआ कि पूरी आबादी ने ज़ियाउल हक अमीरुल मोमिनीन मुंतखब कर लिया। ये भाई सारी चीज़ें इस तरह से होती नहीं हैं। अगर इमरान खान का इंटेंशन है अल्लाह करे कि वो कामयाब हूँ, लेकिन मुझे इसमें कोई ज़्यादा नज़र नहीं आता है कि कोई ऐसी चीज़ हो सकेगी। राइटली सेड नज़ीर लगारी साहब। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सिलसिला राइज होता तो हम एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मैं नासिर बेग साहब आपसे जानना चाहूँगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होगी तो फिर भी शकूक व शुबहात तो ख़त्म नहीं होंगे। आपने खुद ही कहा कि वो सिस्टम बैठ जाता है,
या कोई और प्रॉब्लम आ जाता है, या अगर डोनाल्ड ट्रंप जब मुंतखब हुए थे तो तब से रूसी मुदाखलत और हैकर्स और ये तमाम तर थ्योरीज, ये मामला वन वे और अनदर कहीं तो जाके सर सेटल डाउन होना है। अभी 2018 का इलेक्शन हम नहीं भूले थे, अब जीबी के हवाले से नए नारे बुलंद हो गए। ये कब तक ऐसे चलेगा? अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क की मिसाल ले लें, या इर्द गिर्द शकूक व शुबहात होते हैं, एतराज़ात होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि 72-73 साल की तारीख में हर इलेक्शन पर ही सवाल हो और कभी इलेक्शन पर इतना सवाल बने कि मुल्क दो लख्त हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब आपने आवाम की राय को कबूल नहीं किया, तस्लीम नहीं किया, तो मुल्क टूट गया। ये इतना ख़तरनाक सबक भी हमको मिला और उससे हमने सबक हासिल भी नहीं किया। उसके बाद भी हमने सिंध पर लश्कर चढ़ा दिया था MRD की तहरीक में, याद होगा, लगारी साहब को याद होगा, हम तो भुगत चुके हैं इस सूरत हाल को। उसके बाद भी लोगों को आपने दबाया, कुचला, और उसके बाद भी आपने इंतखाबात को रिग किया, धांधली की, आपने बने बनाए फैसले मुसल्लत किए। अब मैं समझता ये हूँ कि आगाज़ कहाँ से करेंगे, सिरा कहाँ से पकड़ेंगे? जो सिरा पकड़ने वाले हैं वही बददियानत हैं, वही बेईमान हैं, वही बेईमानी करते हैं। जो कुछ गिलगित में आपके सामने हुआ वो क्या था, वो क्या है? कभी इसकी रिपोर्ट आएगी और ज़ाहिर है हमें पता है, जो नुमाइंदे बता रहे हैं वहाँ पर, जो नुमाइंदे 20-20 साल से वहाँ काम कर रहे हैं, जो रगों को वाकिफ़ हैं, पगडंडियों से वाकिफ़ हैं, पोलिंग स्टेशन से वाकिफ़ हैं कि वहाँ क्या हुआ है। वहाँ मैंने एक जगह कहा भी था, एक साहब ने कहा जी पोलिंग में धांधली होगी। मैं कहा धांधली तो प्री पोल होती है, पहली धांधली प्री पोल होती है, उसे कौन काबू करेगा? मतलब हल्का बंदियों में धांधली कौन रोकेगा? इलेक्शन कमीशन, उस पर इख्तियार है, वो नहीं करता, वो किसी और का आलाकार बन जाता है। गिलगित का चीफ इलेक्शन कमिश्नर बिलावल भुट्टो के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए इस्लामाबाद आ जाता है और फिर वापस जाता है और कुछ नहीं करता। सुबह एक बयान आता है कि भाई इंतखाबी रिजल्ट तो आ गए हैं, जारी कर दिए जाएँ। वो जारी नहीं होते, बाद में मालूम होता पोस्टल बैलेट काउंट ही नहीं हुए, और पोस्टल बैलेट इतने छप गए थे कि वो नाकाबिल यकीन थे और उनको भी काउंट किया जा रहा है। उसके बाद जो सूरत हाल हुई वो है प्री पोल माइग्रेशन की, परिंदों की माइग्रेशन की। अब चले गिलगित की मिसाल ले लेते हैं। मुस्लिम लीग से तोड़कर 8 आदमियों को वहाँ भेज दिया, PTI में भेज दिया, फिर भी PTI के पास वोट पूरे नहीं हैं, 9 शायद उनके पास सीटें। बाकी आज़ाद परिंदे जो हैं वो फैसला करेंगे, वो बादशाह करेंगे। एक तो आज़ाद उम्मीदवार की जो ये पख है, इसको ख़त्म किया जाए। दूसरी ये कि अभी ब्रिगेड साहब ने बहुत अच्छी बात की कि पढ़ी लिखी असम्बली हो, उनके क्वालिफ़िकेशन हो, उनके करैक्टर हो, ये सब काम कर चुके हैं हम। ज़िया-उल-हक़ की जो असम्बली थी, जिसको हमने मजलिस शूरा करार दिया था, उसमें ज़िया-उल-हक़ ना बने, इनका शिजरा चेक किया है और पूरी असम्बली डिग्री याफ्ता थी। उसने क्या बिल्कुल किया? सही। बेग साहब ज़रा क्विकली अगर राय इस पे फरमा दें, और फिर मैंने ब्रिगेड साहब और लगारी साहब से भी राय लेनी है। ये जो एहतजाज, एक तरफ कोविड की वजह से जलसे मनसूख हो रहे हैं, नई SOP सामने आ रही हैं, और जो PDM है उसका कहना है कि शटर डाउन, मार्च टूवर्ड इस्लामाबाद, GB में एहतजाज, ये शिद्दत, इसको किस तरफ आप आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? देखिए, बात ये है कि इसको आप इस तरह नहीं कर सकते कि एक तरफा तौर पर आप फैसले करें। कल की रैली आपने देख ली होगी इस्लामाबाद की, वो एक रैली थी, वो फैसले के बाद आई थी ना, उसको आप नहीं रोक पाए, उसको फिर आपने मुतमिन करके भेजा। तो अगर ये पसंदीदा और नापसंदीदा लोगों की रैली रोकेंगे आप और अपने लोगों को जाने देंगे तो ये मसला नहीं होगा। दूसरा ये कि इंटेंशन पर एक तराज़ आ रहा है कि ये PDM के जलसों को रोकने की कोशिश है और इसको दूर करना पड़ेगा, हुकूमत को बहुत संजीदगी के साथ दूर करना पड़ेगा। लेकिन वो संजीदा नहीं है। उनके बयानात आप देख लें, सुबह उठते हैं, पहला बयान गाली वाला होता है, दूसरा बयान गाली वाला होता है, तीसरा बयान मरियम के ख़िलाफ़, चौथा बयान अपने ख़िलाफ़ हो जाता है, चौथा बयान अपने ख़िलाफ़ हो जाता है, फिर उसको वापस ले लेते हैं उस बयान को। तो मुझे नहीं लगता कि ये जलसे वलसे रुकेंगे, ये चलते रहेंगे और ये जलसे चलते रहेंगे। आपको नहीं लगता कि ये रुकेंगे और ये शिद्दत ज़रूर इसमें आएगी? और अब तो एक और नया जवाब है कि GB में भी धांधली हुई है। एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिएगा।